नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, यूक्रेन में शांति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सऊदी अरब के जिद्दाह में अमेरिका और रूस के प्रतिनिधिमंडल बातचीत कर रहे हैं कि कैसे शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। इस प्रक्रिया से यूक्रेन के जेलेंस्की को बाहर रखा गया है, यहाँ तक कि यूरोप के किसी देश को भी इसमें शामिल नहीं किया गया है। और ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इसको अपने दम पर एक तरफा तौर पर इस शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे और यूक्रेन में शांति कायम करने का जो वादा करके वो आए थे सत्ता में, उसे जल्दी ही पूरा करना चाहते हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया का और जो कुछ भी माहौल बना है, उसका सीधा सा और पहला अर्थ यही निकलता है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बहुत बड़ी जंग जीत ली है। 3 साल से यूक्रेन में युद्ध चल रहा है और व्लादिमीर पुतिन के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। उनके घरेलू स्तर पर भी एक समस्या बन गया था। जिस तरह से युद्ध खिंचता जा रहा था, रूस की अर्थव्यवस्था पर उसका बुरा असर भी पड़ रहा था। सैन्य साजो सामान, इन सब का भी बंदोबस्त करना यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए दिनों दिन कठिन होता जा रहा था। ऐसे समय में अचानक डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका का राष्ट्रपति बनना और फिर उन्होंने जो चुनाव में वादा किया था अमेरिकी जनता से कि वो 100 दिन के अंदर यूक्रेन का युद्ध शांत कर देंगे, उस वादे के तहत अपना काम उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन आप देखें कि बाजी पूरी तरह से पुतिन के हाथ में है, क्योंकि अमेरिका ने पिछले 1 हफ्ते के अंदर उनके जो विदेश मंत्री हैं या रक्षा मंत्री हैं, उनकी तरफ से जो बयान आए हैं, वो स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि ये जो शांति समझौता होने जा रहा है या होगा, उसमें रूस फायदे में रहेगा, व्लादिमीर पुतिन फायदे में रहेंगे। मसलन ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि यूक्रेन को नाटो का मेंबर नहीं बनाया जाएगा। ये एक ऐसा सवाल था जिसकी वजह से ही ये जंग छिड़ी थी और अमेरिका, यूरोप के सारे प्रमुख देश, नाटो के देश, सब यूक्रेन की तरफ से रूस के खिलाफ लड़ाई लड़ने उतर पड़े थे। तो रूस की ये लड़ाई यूक्रेन भर से नहीं थी, वो पूरी पश्चिमी दुनिया से लड़ रहा था। वो अमेरिका से लड़ रहा था, वो ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड और भी जो यूरोप के ताकतवर मुल्क कहे जाते हैं, जो कि जाहिर है कि नाटो के भी मेंबर हैं, उनसे उनकी लड़ाई छिड़ी हुई थी। और आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि इन देशों ने यूक्रेन की मदद करने के लिए क्या क्या नहीं किया। अरबों खरबों डॉलर झोंक दिए गए यूक्रेन की तरफ से, तमाम तरह के युद्धास्त्र उसको दिए गए, एक से एक आधुनिक हथियार दिए गए, ट्रेनिंग दी गई, और जो सबसे महत्वपूर्ण होता है युद्ध में, वो है खुफिया जानकारी, वो भी उसको मुहैया करा गई। लेकिन इसके बावजूद यूक्रेन रूस को पराजित करने में नाकाम रहा, या यूं कह लें कि अमेरिका, यूरोप के देश, नाटो के देश और यूक्रेन, ये सब मिलकर भी यूक्रेन को रूस को बाध्य नहीं कर पाए, पुतिन को बाध्य नहीं कर पाए कि वो यूक्रेन को छोड़कर हट जाएं। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो पुतिन की ये एक बड़ी शानदार विजय है। तो एक तो जो मैंने कहा कि नाटो की सदस्यता यूक्रेन को नहीं मिलेगी, ये एक जो बड़ा मुद्दा था युद्ध का, और इस पर बार बार व्लादिमीर पुतिन जोर देते रहे थे, उसको अमेरिका ने स्वीकार कर लिया है, नाटो ने स्वीकार कर लिया है, या नाटो ने भले ही अभी स्वीकार न किया हो, लेकिन मजबूरी में उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका के कहे को वो इनकार नहीं कर सकता।
ना ही यूरोप के देश मना कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात यह हुई है कि अमेरिकी विदेश मंत्री ने ही ये कह दिया है कि जो स्थिति 2014 के पहले थी या युद्ध शुरू होने के पहले थी, वो बहाल हो पाना बड़ा मुश्किल है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि रूस ने यूक्रेन के जिन इलाकों पर कब्जा कर लिया है, अब संभवतः उन पर कोई निगोशिएशन नहीं होगा, वो रूस के कब्जे में ही रहेंगे। हो सकता है कि थोड़ा बहुत बार्गेन हो, क्योंकि यूक्रेन ने भी रूस के एक छोटे से हिस्से पर कब्जा कर रखा है, तो वहाँ लेन देन की प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन रूस ने यूक्रेन की लगभग 20% भूमि पर कब्जा कर रखा है, उसके इलाके पर कब्जा कर रखा है, और इन इलाकों में ज़्यादातर इलाके वो हैं जहाँ पर रूसी लोगों का बहुमत है। तो ये साफ हो जाता है कि अब यूक्रेन अगर यूक्रेन पर युद्ध शांत होता है या समझौता होता है तो यूक्रेन खंडित होगा, वो पूरा यूक्रेन नहीं होगा जो इस युद्ध के शुरू होने के पहले था। ये व्लादिमीर पुतिन की एक और बड़ी जीत है। तीसरी बड़ी जीत ये है कि पश्चिमी देशों ने और ख़ास तौर पर अमेरिका ने रूस पर तमाम तरह के सैंक्शन, प्रतिबंध आयत किए थे, लगाए थे, ये सोचकर कि इन प्रतिबंधों के दबाव में रूसी व्यवस्था धराशायी हो जाएगी और रूस को मजबूर कर दिया जाएगा कि वो यूक्रेन का युद्ध समाप्त करे और वापस लौटे। लेकिन इतने कठिन कड़े प्रतिबंधों के बावजूद रूस सरवाइव कर गया। रूस ने ये सारा समय निकाल दिया और ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि रूस में त्राहिमाम हो गया हो, हाहाकार मचा हो कि युद्ध में इतने संसाधन झोंके जा रहे हैं जिसकी वजह से वहाँ भुखमरी आ गई हो, अकाल पड़ गया हो, लोग सड़कों पर पुतिन के खिलाफ आंदोलन करने लगे हों। हालांकि पुतिन एक किस्म के तानाशाह हैं, उनके खिलाफ विद्रोह करना बहुत कठिन है, प्रदर्शन करना बहुत कठिन है, और ये बहुत सारे नेताओं की जिस तरह से मृत्यु हुई है उससे भी साबित होता है। लेकिन इस तानाशाही को उखाड़ फेंकने वाली भी जनता होती है अगर मुसीबतें हाथ से बाहर चली जाती हैं तो। लेकिन ऐसा रूस में नहीं हुआ। मॉस्को, पीटर्सबर्ग, कुछ एक शहरों में छोटे मोटे प्रदर्शन हुए, लेकिन बड़े पैमाने पर प्रदर्शन नहीं हुए। तो इस मोर्चे पर भी पुतिन ने बड़े अच्छे से हैंडल कर लिया। उन्होंने जो यूरोप को तेल बंदी और गैस देना बंद किया था, उसके लिए उन्होंने दूसरे रास्ते खोज लिए। भारत को खोज लिया, जिसने बड़े पैमाने पर उससे तेल खरीदा और रिफाइन करके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचकर और भी धन कमाया। तो रूस ने इस दौरान अपने को बचाए रखने के वो सारे जतन कर लिए जो उसके लिए ज़रूरी थे सरवाइव करने के लिए, सस्टेन करने के लिए। उसने चीन से अपने रिश्ते बहुत बेहतर बना लिए, सीमा विवाद सुलझा लिया और चीन से कई तरह की मदद भी लेने लगे। उत्तरी कोरिया के सैनिकों को यूक्रेन के मैदान में उतार दिया और यहाँ तक कि दूसरी जगहों से, भारत से भी उसकी सेना में भर्तियां हुई और यूक्रेन के युद्ध में वो लड़ने गए। तो रूस और पुतिन दोनों ने अपनी ताकत का एहसास पश्चिमी दुनिया को करा दिया और दुनिया को भी करा दिया। और ये मानना पड़ेगा कि उनकी खुशकिस्मती थी कि डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आ गए, जिनसे उनके रिश्ते बहुत प्रगाढ़ हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो पुतिन के प्रशंसक हैं, उनकी तारीफ करते हैं और पुतिन भी उनकी तारीफ करते हैं। तो दोनों लगभग एक जैसे चरित्र के लोग मिल गए हैं। और चूंकि ट्रंप का एजेंडा ये है कि हमें बाहर पैसे खर्च नहीं करने हैं, हमें अमेरिका के पैसे बचाने हैं और अमेरिका में उद्योग धंधे लगाने हैं,
तो वो हर जगह के युद्ध से अपने पैर खींच लेना चाहते हैं और यूक्रेन में जो बहुत खर्च हो रहा था उसको तुरंत रोक दिया है उन्होंने, मदद भी रोक दी है। तो ये सारी जो परिस्थितियां हैं वो रूस के पक्ष में चली गई हैं, पुतिन के पक्ष में चली गई हैं। और आज ये कहा जा सकता है कि पुतिन ने ये जंग जीत ली है और बहुत सफलता से जीत ली है, और इसका फ़ायदा उनको घरेलू राजनीति में मिलना तय है। क्योंकि जो सोवियत संघ के ज़माने में रूस की हैसियत होती थी, सोवियत संघ की हैसियत होती थी, वो बीच के वर्षों में बिल्कुल धराशायी हो गई थी। एक बार फिर से इस यूक्रेन की जंग को जीतकर वो उठ खड़ा हुआ है। रूसी लोगों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, रूसी लोगों को लगेगा कि वो फिर एक ऐसी स्थिति में आ गए हैं जहां वो विश्व की राजनीति में एक कहीं हस्तक्षेप कर सकते हैं और कोई दूसरा देश उनको आंखें नहीं दिखा सकता, उनके पर हमला नहीं कर सकता है। तो ये एक बड़ा पुतिन के जो राजनीतिक करियर है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण मुकाम है, ये मान लेना चाहिए। और रूस के पुनरुत्थान का भी दौर इससे शुरू होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पुतिन जो है विस्तारवादी है, वो आसपास के देशों पर कब्जा करना चाहते हैं। क्रीमिया पर उन्होंने कब्जा किया, फिर यूक्रेन पर धावा बोल दिया और उसकी 20% भूमि पर कब्जा कर लिया है। तो ये खतरा यूरोप के देशों को लग रहा है अभी भी। इसीलिए यूरोप के देश अलग से अपनी एक मीटिंग कर रहे हैं फ्रांस में। उसका क्या नतीजा होगा हमें पता नहीं यूक्रेन पर, लेकिन वहाँ भी बात हो रही है कि अगर अमेरिका कदम पीछे खींचता है तो वो क्या करेंगे। उनके पास भी कोई रास्ता है नहीं, वो कब तक यूक्रेन की मदद कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और अमेरिका और ट्रंप से दुश्मनी मोल लेकर करेंगे तो और भी दिक्कत खड़ी हो सकती है। इसलिए बहुत साफ है कि यूरोप को डोनाल्ड ट्रंप ने दरकिनार कर दिया है और अब वो सीधे रूस से बात कर रहे हैं। इसीलिए आपने देखा कि जो बातचीत हो रही इसमें यूरोप का कोई देश शामिल नहीं है। यूक्रेन को तो छोड़ ही दीजिए, जेलेंस्की को उन्होंने बाहर ही कर दिया है। जेलेंस्की कह रहे हैं कि हमारे बिना कोई समझौता होगा तो हमें स्वीकार नहीं होगा, लेकिन आपको स्वीकार ना हो तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा ट्रंप को। वो अपने साधन संसाधन लेके बाहर निकल जाएंगे, फिर आप कैसे लड़ोगे। आपके पास आपको जनहानि भी बहुत हुई है, यूक्रेन तबाह हो गया है, आपको रीबिल्ड करना होगा, तो उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी अमेरिका की, यूरोप के देशों की। ये जेलेंस्की की बहुत बड़ी चूक थी। वो पश्चिमी देशों का मोहरा बन गए थे और उन्होंने अपने देश को तबाह कर डाला। ये जेलेंस्की का दोष इसमें पूरी तरह से है। वहाँ कोई लोकतंत्र को खतरा नहीं था, पश्चिमी देशों ने ही वहाँ सत्ता पलट करवाया था। जेलेंस्की को वहाँ की बागडोर सौंपने की पूरी षड्यंत्र रचा था और वहीं से पूरा खेल शुरू होता है। वहीं से रूस को लगने लगा कि ये तो हमारे घर में घुसने की तैयारी कर रहे हैं, नाटो हमारे बिल्कुल करीब आ रहा है, हमें कभी भी ये दिक्कत दे सकता है, और तब उन्होंने पलटवार किया था। तो ये पूरा गेम चल रहा था जिसमें पुतिन ने मात दे दी है पश्चिम को बुरी तरह से। अब सवाल उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की जो दोस्ती है वो यूक्रेन के मामले में तो बिल्कुल पुतिन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। साफ तौर पर वो पुतिन जो चाहते हैं वो करने के लिए तैयार दिख रहे हैं। दो जो प्रमुख शर्तें थी जिनको मैंने जिक्र किया वो तो पूरी तरह से स्वीकार करने की बात है। अब जो बातचीत हो रही है ये युद्धबंदियों की अदला बदली के लिए होगी, जो क्षेत्र अदले बदले जा सकते हैं उनके बारे में होगी, युद्ध विराम के बारे में होगी। तो इसमें पुतिन को कोई खास दिक्कत नहीं होगी। पुतिन के लिए अब एक गारंटी जो उस समय दी गई थी जिस पर अमेरिका और नाटो देशों ने अमल नहीं किया, उसको धोखा दिया। जब दोनों जर्मनी एक हो रहे थे तब रूस को भरोसा दिया गया था
कि नाटो अपना विस्तार रूस के सीमा पर लगने वाले देशों में नहीं करेगा। लेकिन जब अमेरिका और नाटो देश पलटने लगे, यूक्रेन को अपना मेंबर बनाने की तरफ आगे बढ़ने लगे, तब ये पूरा युद्ध का खेल शुरू होता है। अब ये शर्त जाहिर है कि पुतिन रखेंगे और डोनाल्ड ट्रंप इसे स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की दिलचस्पी अब नाटो में उस तरह से नहीं है। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि यूरोप की सुरक्षा का बोझ, आर्थिक बोझ अमेरिका नहीं उठाएगा। क्यों उठाएगा? तो बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं कि अब यूरोप के सामने दूसरी बड़ी समस्या ये खड़ी हो गई कि वो अपने सुरक्षा के इंतजाम खुद करे, उसके लिए खर्च खुद जुटाए, और ये उस पर और भारी पड़ने वाला है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के मामले में यूरोप मंदी का शिकार चल रहा है। अब वो कैसे करेगा? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर आप अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएंगे नाटो को चलाने में, आर्थिक हिस्सेदारी, तभी अमेरिका भी उसमें सहयोग कर सकता है। हिस्सेदारी बढ़ाने का मतलब आर्थिक बोझ बढ़ना है। तो बहुत सारे विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अब नाटो का भी अंतकाल आ गया है। नाटो भी डिसमेंटल होगा, बिखर जाएगा। अगर ट्रंप अपनी बात पर अड़े रहे, 4 साल तक अगर उन्होंने नाटो से मुंह मोड़ रखा, तो नाटो बिखर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो ये व्लादिमीर पुतिन और रूस की एक महाविजय होगी। तब वो और भी शक्तिशाली हो जाएगा, बेफिक्र हो जाएगा, क्योंकि तब वो अपने संसाधनों का इस्तेमाल अपनी रक्षा के बजाय, सुरक्षा कार्यों के बजाय, वो अपने विकास में लगा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है जिसको हमें गौर से देखना चाहिए, और ये पूरी विश्व की राजनीति को बदलने वाला परिवर्तन है, क्योंकि ये नए समीकरण बन रहे हैं रूस और अमेरिका के बीच, रूस और चीन के बीच। ये त्रिकोण दूसरे तरह से बन रहा है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि इस टर्म में डोनाल्ड ट्रंप चीन पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि उस पर भी टैरिफ लगाएंगे, उतना ही टैरिफ लगाएंगे जितना सब पर लगा, जितना वो लगाता है, लेकिन बहुत आक्रामक ढंग से बात नहीं कर रहे हैं वो। तो हो सकता है कि वो चीन के साथ भी अपने व्यापारिक रिश्तों को सुदृढ़ करने पर ज़्यादा ध्यान दें, बजाय इससे कि उससे झगड़ा मोल लेने की। तो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज करते हुए देख रहा है, जिसमें मल्टीपोलर वर्ल्ड तो होगा ही। अमेरिका की जो बड़ी भूमिका होती थी शायद वो नहीं रहेगी, क्योंकि ट्रंप की उसमें दिलचस्पी नहीं है। ट्रंप की दिलचस्पी केवल नगद नारायण में, पैसे में है। अमेरिका में धन आए, अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग हो, अमेरिका ग्रेट अगेन बन जाए, ये उनका नारा है। ऐसे में रूस के लिए ये जो अवसर खड़ा हुआ है, ये ऐतिहासिक अवसर है उसके अपने इतिहास के लिहाज से भी, कि जब सोवियत संघ बिखरा था तो एकदम से नीचे चला गया था और फिर लगातार उथल पुथल के दौर से गुजरता रहा, और अब वो एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय जगत में नए सिरे से खड़ा हो रहा है, एक शक्तिशाली राष्ट्र के तौर पर, और पुतिन उसके नेता हैं। ये तो मानना पड़ेगा, भले ही वो तानाशाह हों, निरंकुश हों, विपक्षी दलों को दबा रहे हों, कुचल रहे हों, ये सब कर रहे हों, लेकिन रूस को उन्होंने फिर से खड़ा कर दिया है, और एक कहना चाहिए कि जो पुराना रूस था उसका आत्मविश्वास उसमें लौटा दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।